हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। जो हम पढ़ रहे थे उसके लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का पार्ट 2। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जहां हमने पढ़ा था कि टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या होती हैं और इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज में हमने ये कहा था कि हमारे पास 7 मेजर कैटेगरीज हैं जो कहलाती हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जिसके लिए इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी बनाई गई हैं, यानी कि सब स्पीशीज, सब जीनस या फिर सुप्रा स्पीशीज एंड सुप्रा जीनस, जो कि और कुछ नहीं होते, इन्हीं कैटेगरीज के और ग्रुप्स होते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें कैसे कैसे डिवाइड किया गया, किसमें कितने सिमिलर कैरेक्टर थे, किसमें कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है उस सिस्टमैटिक्स की, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, इसे हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स। कोई भी पढ़ाई अगर आप ये सोच के करोगे कि मुझे पढ़ना है इसीलिए मैं ये पढ़ रहा हूं, तो उसमें आप 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे। हर कंसेप्ट को समझो। अगर मैंने ये चीज पढ़ी है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मुझे ये चीज पढ़ना इतना जरूरी है, क्यों एनसीईआरटी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को नीट के एग्जाम के लायक समझा है। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी इसकी। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें उसके पीछे का रीजन जो है वो हमेशा जानना पड़ेगा, एंड ओनली देन वी कैन क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी चीज को समझने के लिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उसका मॉड्यूल हमारा क्या है। तो मॉड्यूल कहता है सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ना तो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ना हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दी चैप्टर्स, फॉर ऑल दी टॉपिक्स, राइट। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। उसे आप अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व करिए और उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन वीडियो मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें आपको लगती है तो भी देखना है, और नहीं लगती है तो अपने आंसर्स क्रॉस चेक करने के लिए देखना है कि हो सकता है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, आपने जो क्वेश्चन का आंसर बना लिया वो सही हो, लेकिन क्या आपने उसमें सही कंसेप्ट लगाया है। तो इस चीज के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का वीडियो जो सोल्यूशन का आता है वो देखना है। फिर हम सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, देन लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट के नेम्स, कंट्रीब्यूशन एंड ईयर्स, जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है उसका हम अलग से एक पोर्शन पढ़ते हैं। फिर हम करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको सेशन मिलेगा। डाउट सॉल्विंग सेशन जरूर रहेगा, वीकली टेस्ट पेपर्स होंगे जो जरूरी है, गाइडेंस कैसे पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीजों पर बात करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे, और आखिर में चल के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करेंगे और पार कर देंगे नीट नाम के इस अपने पैटर्न को, है ना। इसको अपन कर लेंगे सॉल्व। अब जब मैंने आपसे बोला कि यूटिलिटी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, यूटिलिटी वर्ड का मतलब है यूज। तो हम इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको हम पढ़ के आए हैं, इसे हम कहाँ यूज करने वाले हैं, तो मेजरली हम इसे 2 जगह यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं एकेडमिक पर्पस से, जिसको हम बोलते हैं, जब हम एकेडमिक पर्पस से यूज करते हैं तो इट इज कोरली कॉल्ड एज एकेडमिक फैसिलिटी, और दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज। देखो, यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स में सबसे पहले द यूज ऑफ सिस्टमैटिक्स में भी डिस्कस्ड अंडर 2 हेडिंग्स, 2 हेडिंग्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, एकेडमिक फैसिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज। तो अब ये जो हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, जब मैं बोलती हूं एकेडमिक फैसिलिटी, तो एकेडमिक फैसिलिटी का मतलब क्या होता है। एकेडमिक से हम क्या समझते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज, ये 2 आपने बहुत सुना होगा अपने स्कूल में। तो एकेडमिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडीज। सो एकेडमिक इज रिलेटेड टू स्टडीज। तो हमें अगर कोई भी पढ़ाई करनी है, किसी भी स्टडीज के पर्पस से
किसकी स्टडी? ऑर्गेनिजम्स की अगर हमें स्टडी करनी है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे हम किसी डिसीज को समझना चाहते हो, चाहे हम रिसर्च करना चाहते हो, या हमें और कोई फील्ड में जरूरी हो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, तो हम उसमें करते हैं एकेडमिक फैसिलिटी के लिए यूज अपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज, और जब मैं आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज बोलती हूं तो इसका मतलब कि मैं किसी ऑर्गेनिज्म को कर लेती हूं आइडेंटिफाई, जान लेती हूं उस ऑर्गेनिज्म को अपने स्पेशल इंटरेस्ट के लिए। ये हमने, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो काफी सेल्फिश होते हैं, ठीक है। आप चाहे कितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको, प्लांट्स को उठा के देख लो कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स को उठा के देख लो कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, दे आर नॉट सेल्फिश। बट ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अति आवश्यक तौर पर अपने आप को जरूरी समझता है, मतलब वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। तो हम अपने सेल्फिश, अपने इंटरेस्ट के लिए जब आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को लेके, तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ही एक यूज होता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं इसको मैं लिख देती हूं आइडेंटिफिकेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट। क्या हमें ये दो बातें समझ में आती हैं? पहली ये कि क्यों हमें पढ़ना है, हमें अपनी स्टडीज करनी है। स्टडीज का रीजन कोई भी हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट, मेरा अपना कोई काम था इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ा। मुझे हो सकता है कोई इकोनॉमिक पर्पस चाहिए हो सकता है कोई सर्टेन बैक्टीरिया, कोई सर्टेन ऑर्गेनिज्म से मुझे कोई इकोनॉमिक पर्पस मिलने वाला हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो होता है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है, टू बेक थिंग्स, राइट, टू गिव दिस सॉफ्टनेस टू द एडिबल आइटम्स। तो वो एक इकोनॉमिक पर्पस मेरा सॉल्व कर रहा है, तो मुझे उसके लिए भी कैटेगराइज करना और जानना जरूरी है। हो सकता है मैं कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट कर लूं जो ईस्ट से ज्यादा मुझको आउटपुट दे सकता हो, राइट। तो फिर हमें, ये मेरा क्या है, स्पेशल इंटरेस्ट और एक स्टडीज। इन दो रीजंस के लिए हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये दो यूटिलाइजेशन होते हैं। अब जब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एकेडमिक फैसिलिटी क्या होती है। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी पर्पस, it is used for the study purpose. Knowledge of systematics helps in study of all branches of basics and applied biology. बेसिक बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, मतलब आप ये समझो, इन शॉर्ट बायोलॉजी के हर एस्पेक्ट से हमें ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना पड़ेगा। और जब हम बायोलॉजी के एस्पेक्ट से ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एकेडमिक फैसिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज एकेडमिक फैसिलिटी, जहां पर हम अलग अलग रीजन से अलग अलग पढ़ाई में बायोलॉजी के स्ट्रीम में यूज करें। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी पर आप चले जाओ या फिर आप बायोकेमिस्ट्री चले जाओ, तो बायोकेमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ केमिस्ट्री बन रही है वहां पे, है ना, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो ये सारी जो पढ़ाई है हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए हमें उसका पिछला सब कुछ पता होना चाहिए, कौन सी क्लास का है, क्या इसका फाइलम है। क्योंकि आई विल टेल यू कि ये जो हमने पढ़ा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सारे के सारे ग्रुप्स में कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया है। किंगडम में कुछ और कैरेक्टर्स रखे, फाइलम में कुछ और कैरेक्टर्स रखे, क्लास में कुछ और कैरेक्टर्स रखे। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमें उस ऑर्गेनिज्म को यूज करना है तो पहले हमें उसके पूरे कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे, जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। That is why it is important. अब जो ये एकेडमिक फैसिलिटी है इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक्स हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशन के बारे में बताया है। ठीक है, इवोल्यूशन देखो, पहले ऑर्गेनिज्म ऐसा हुआ करता था, बाद में ऐसा हो गया। और ये इवोल्यूशन के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें उसके आसपास रखे हुए डीएनए को भी पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ बहुत अच्छा इमेज है जो आपको चेंजेस बता रहा है, कैसे इस ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। और इसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, इवोल्यूशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू टेक प्लेस।
और इवोल्यूशन में एक्चुअली में होता क्या है, इवोल्यूशन में एक्चुअली में न्यू कैरेक्टर्स आर सीन, न्यू कैरेक्टर्स आर सीन। ये न्यू कैरेक्टर्स कैसे बने होंगे, जब ये जो जीन्स हैं इनमें चेंज आया होगा, मतलब कि हमारे क्रोमैटिन मटेरियल में, हमारे क्रोमोसोम में कुछ चेंज आया होगा, तब जाकर न्यू कैरेक्टर्स मिले, वो भी कई सालों तक आते रहे। हर ऑर्गेनिज्म में वही कैरेक्टर जब आते रहे तो एक समय ऐसा आया कि स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट हर मेंबर में वो कैरेक्टर दिखने लगा, तब हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो गया। तो सबसे पहली चीज हमें क्या जरूरत है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ने की, तो पहली पढ़ाई अगर हमको करनी है इवोल्यूशन के बारे में तो वहां हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अडैप्टेशंस। अडैप्टेशंस का मतलब क्या होता है, अडैप्टेशन, ठीक है, सी ये तो मैंने आपको बताया इवोल्यूशन के बारे में, है ना। मैं यहां पर पहला लिख देती हूं इवोल्यूशन, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अडैप्टेशन क्या होता है, अडैप्टेशन क्या होता है, अडैप्टेशन होता है कि हम किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में जब अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाते हैं, अपनी हैबिट वैसी डाल लेते हैं, तो हम कहते हैं अडैप्टेशन हो गया। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसी चीजों में एडजस्ट कर सकता है ये हमें कैसे पता चलेगा, वापस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ने के बाद, ठीक। नेक्स्ट होता है, अच्छा अडैप्टेशन में हमें क्या पता चलता है कि हाउ अ पर्सन एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो चेंज इन हैबिट्स बोल सकते हैं हम इसको, चेंज इन हैबिट्स बोल सकते हैं, ठीक। फिर आता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हमें पढ़ना है, यानी हम बोल सकते हैं कि हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी को। हो सकता है ऑप्शन में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जगह बायोडाइवर्सिटी दे दें। तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, कितनी टाइप की लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी बॉडी सिर्फ सेल की बनी है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ टिश्यू की बनी है, कुछ की बॉडी ऑर्गन की बन गई, कुछ की बॉडी ऑर्गन सिस्टम की बन गई, तब जाकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है ये जानने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स हैज a bearing on many other branches of biology, जैसे इकोलॉजी। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी क्या होता है मैडम, इकोलॉजी सबसे इजी चीज होती है, ठीक है। कैसे, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चीज को लिखते चलना है, मैं एक एक वर्ड डिफाइन कर रही हूं, जो वर्ड्स यहां पर डिफाइन नहीं है यहां पर वैसा का वैसा लिखा हुआ है, यानी कि जैसे हमारी बुक्स में एक्सप्लेन्ड होता है, हमें एक एक वर्ड को समझना है। मैं एक एक वर्ड आपको डिफाइन करते चल रही हूं, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप भी इसे लिखते चलिएगा, जब आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इकोलॉजी मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या हार्म पहुंचा रहे हैं। अगर हार्म पहुंचा रहे होंगे तो हमें इन दो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज को सेपरेट करना पड़ेगा, और अगर यूजफुल है तो इनको साथ में रख के हम इससे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, कितनी यूटिलिटी निकाल सकते हैं, ये पर्पस के लिए, ये इस इंटरैक्शन के लिए बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता होना चाहिए वापस से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स होता है when we study about the genetic material, about the chromosomes, about the chromatin material। जीन्स कैसे हैं, कितने जीन्स हैं, किस पेयर में प्रेजेंट हैं, ATGC के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, A के साथ हमेशा T पेयर बनाता है, G के साथ हमेशा C पेयर बनाता है। तो वो जीन्स की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है, हेरिडिटी जहां पर हम पढ़ते हैं वो जरूरी है ना। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स का लिख लो,
जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटी क्या है, फिर हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल की पढ़ाई। ठीक, फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन बायोलॉजी। पॉपुलेशन बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर हमें अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपनी पर्टिकुलर कंट्री में अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करके रखना है तो पॉपुलेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन भी आपको मालूम है, बायोलॉजी तो आपको मालूम ही है, आपको इसमें महारत हासिल जो करनी है तो कैसे नहीं पता होगा, इसमें डिफाइन करने जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी चीजें भी आपको नहीं समझ में आ सकती थी या आप जहां पर अटक सकते थे वो मैंने आपको बताया। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, देखते चलना, ठीक है, मुझे सिस्टमैटिक्स पढ़ना है इवोल्यूशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए और पॉपुलेशन स्टडी के लिए। तो क्या ये 6 फैक्टर्स आपको समझ में आते हैं? इन 6 फैक्टर्स के लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमें पता होना चाहिए हर ऑर्गेनिज्म के हर एक कैरेक्टर के बारे में, जो हमें कहां से मिलेगा, कौन सी एंसेस्ट्री थी, किससे निकल के आया ये ऑर्गेनिज्म, ये आज का मॉडर्न मैन कहां से निकल के आया। अगर हमें यही नहीं पता होता तो बस फिर तो क्या ही था, फिर तो हम कभी कुछ आगे कर ही नहीं पाते। तो ये जो पूरी पढ़ाई है, सालों साल हमने हर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया कि आप ऐसे हो, आप में सिर्फ सेल है, आप में टिश्यू आ गया, आप में ऑर्गन आ गया। हाउ डू वी नो दिस? ओनली व्हेन वी स्टडी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वी गेट टू नो, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, हाउ एन ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड। दैट्स इट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें। Next criteria says systematics provides the information required in many disciplines of agriculture, horticulture, medical and veterinary sciences. Agriculture सबको मालूम है। एग्रीकल्चर क्या होता है कि भाई हमने कोई फार्मर अगर क्रॉप ग्रो कर रहा है अपने फार्म लैंड में तो वो हो गया एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, अगर हम किसी इंपॉर्टेंट पर्पस से एक कन्फाइंड एरिया में, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को ग्रो कर रहे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर। उसके बाद मेडिकल पर्पस, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, अश्वगंधा होता है ना, मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं। आयुर्वेदा में जिसका यूज हो रहा है, तो नेचुरोपैथी में जिसका यूज हो रहा है। आप में से कई लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो हो सकता है कि कोई नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करे, कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो ये सारी पढ़ाई के लिए भी क्या जानना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर प्लांट जो है, वो किंगडम तो उसका प्लांटे था, लेकिन डिवीजन क्या था, क्योंकि हम प्लांट में फाइलम नहीं बोलते। जब प्लांट की बात आती है तो किंगडम के बाद हम बोलते हैं डिवीजन। इसको याद करते चलना है। तो डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली कौन सी है। जैसे हमने पोटैटो ब्रिंजल में भी देखा था, है ना, एक ही फैमिली के होते थे लेकिन कितने अलग हैं एक दूसरे से। नीचे आते आते कैरेक्टर्स उनके अलग हो गए। जब किंगडम से चले थे, स्पीशीज तक पहुंचे तो बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल गए थे। फैमिली तक फिर भी एक ही जगह चल रहे थे। तो ये सारी बातें हमको कहां से पता चलेंगी? वापस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पता चलेंगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल और वेटरनरी सर्विसेज में अगर हमें कुछ रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज। अब हम ये तो समझ गए कि हमारा एकेडमिक सर्विसेज कैसे जरूरी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज यानी वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जहां पर हम एक ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्पेशल इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के मतलब के लिए। तो कौन से मतलब हो सकते हैं? एक तो अप्लाइड बायोलॉजी हो सकती है, पेस्ट कंट्रोल हो सकता है, डिसीज कंट्रोल हो सकता है, क्वारंटीन, प्रिजर्वेशन, फॉसिल स्टडी। ये सारे के सारे हमारे खुद के वो हैं, इंटरेस्ट हैं। ठीक, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा इसकी डेफिनेशन देख लो। आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज सिस्टमैटिक्स इनेबल अस टू आइडेंटिफाई करवा देता है सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के ऑर्गेनिजम्स को, सो दैट दीज में बी प्रोपगेटेड और एलिमिनेटेड। जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं रखेंगे। अगर कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो डिसीज करा रहा है तो हमें उसे रोकना पड़ेगा।
क्योंकि वो फैटल हो सकता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की जान ले सकता है, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। पर वहीं पर अगर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है तो उसे हमें ग्रो करना पड़ेगा। इन दोनों बात के एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूं। मैंने आपसे बोला कि अगर हमें कोई पैथोजन मिल जाए, कोई पैथोजन मिल जाए, पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। तो अगर मान लो हमें कोई पैथोजन मिल गया तो उसका जो काम होगा वो हमारे लिए फैटल हो सकता है। फैटल का मतलब जानलेवा हो सकता है, ठीक है? तो हमें इस पर्टिकुलर पैथोजन को क्या करना पड़ेगा? इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसको हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, अगर हमारे पास कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? तो पैथोजन का एग्जांपल पहले बताती हूं, फिर बेनिफिशियल वाला आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, कोविड जब हुआ तो कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस तो लोगों की जान ले रहा था, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? तो हम मान लो ले लेते हैं कोरोना वायरस, ठीक है? तो हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रोकना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या है? बेनिफिशियल है, यानी यूजफुल है। जैसे पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन ड्रग। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एंटीबायोटिक्स कहां से बन के आ रही हैं? एंटीबायोटिक्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन के आ रही हैं, और फिर वो हमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो पैथोजेंस है उसको किल करने के लिए मदद करती हैं। तो मान लो पेनिसिलियम जो था उससे हमने पेनिसिलिन डिराइव करा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमारे शरीर की बीमारियां रोकने वाला है, तो उसको तो हम आगे बढ़ाएंगे ना, प्रोपगेट कर देंगे, एलिमिनेट क्यों करेंगे? तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास पेनिसिलियम था, ठीक है? तो दो तरीके जरूरी हैं जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो हो सकता है हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जानना, पूरा कैरेक्टर जानना क्यों जरूरी है? देखो, जब कोविड हुआ था, कोरोना वायरस आया था, तो क्या हुआ था वहां पर? ये जो पर्टिकुलर वायरस है इसकी पूरी स्टडी की गई। स्टडी करना क्यों जरूरी है? जब स्टडी करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि इसको मारना कैसे है, और जब इसे मारना जान पाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का तोड़ ये है, तो उस तोड़ के लिए हम मेडिसिन बना पाएंगे। मेडिसिन बनेगी तब जाकर आप उसे प्रोटेक्शन के लिए यूज कर पाओगे। कंजर्वेटिव पर्पस है, कंजर्वेटिव मतलब बचाने वाला पर्पस है, ठीक? तो हमें पहले इसको तो पढ़ना पड़ेगा, इसकी पूरी टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। कहाँ से आया, कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसके क्या कैरेक्टर्स थे, इसके ऊपर कौन था, इसका पूर्वज कौन था, किससे निकल के आया है। अब इसके फीचर्स अगर ये सारे हैं तो इसका कॉन्ट्रडिक्टरी, इसका ऑपोजिट फीचर हमें किसमें मिल सकता है जो इसको किल कर दे। इसीलिए हमें, एंड नॉट ओनली दिस कोरोना, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, अमीबियासिस हो जाता था तो अमीबा को मारने का क्राइटेरिया पढ़ना होगा, तभी तो उसकी मेडिसिन बनेगी। निमोनिया हो गया तो उसके लिए। तो हमें हर बार पैथोजन को रोकने के लिए भी उसकी पढ़ाई करनी है, और जो जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी उसकी पढ़ाई करनी है। तो ये हमारा स्पेशल इंटरेस्ट था जहां पर हमने आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज को यूज किया। नेक्स्ट आता है इसमें अप्लाइड बायोलॉजी। ये तो एक कॉमन बात हो गई, ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है ये एक कॉमन बात हो गई। इसको क्या करेंगे? इसको एक बॉक्स में डाल लेंगे। ऐसे अपने नोट्स जहां पर आप बना रहे हो वहां पर एक ऐसा और एक ऐसा बॉक्स बना लो, ठीक? और इसे एक साइड लिख के रख लो। ये हमारा शुरू में जब हमने आइडेंटिफिकेशन सर्विस पढ़ा तो वहां पर ये हमें एग्जाम्पल्स यूज हो जाएंगे, ठीक है? अब बात आती है किसकी? अप्लाइड बायोलॉजी की। तो जो अप्लाइड बायोलॉजी है यानी कि यूज ऑफ बायोलॉजी, वहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी फॉर रेजिंग देम कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल स्केल मतलब इकोनॉमिक पर्पसेस, पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए हमें फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद एंड फॉर इंप्रूविंग देयर रेस टू इंक्रीज देयर ईल्ड, देयर रेस टू इंक्रीज देयर फील्ड। अगर हमें मालूम है कि हमारे लिए एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है, तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाएंगे, तो हम उस ऑर्गेनिज्म की रेस इंक्रीज कर रहे हैं, ईल्ड में मतलब बढ़ोतरी करा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट क्या हो गया? कमर्शियल प्रॉफिट हो गया, तो इकोनॉमिक पर्पस हमारा सॉल्व हो गया, इसमें से हमने अपना इंटरेस्ट निकाल लिया। तो उसके लिए भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ना जरूरी है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट क्या होता है? अगर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे क्रॉप्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है एडवर्सली, नेगेटिवली, तो उसको हम कहते हैं पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमें कंट्रोल करना है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो हमारी क्रॉप्स को हैम्पर कर रहा है, जो हमारी क्रॉप्स को हार्म कर रहा है, अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो हमें इस ऑर्गेनिज्म के बारे में भी सब पता होना चाहिए, और फिर इसको मारने वाला ऑर्गेनिज्म भी पता होना चाहिए, ताकि हम इसका ऑपोजिट क्रिएट कर सकें। वो जो भी वहाँ पर मेडिसिनल दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, वो पेस्ट को हम रोक सकें। तो ना कि सिर्फ हमारे क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम घर में भी पेस्ट कंट्रोल होता है। तो वो जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्गेनिज्म को जानना पड़ेगा, तो पढ़नी पड़ेगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। पेस्ट कंट्रोल, मेनी इंसेक्ट्स आर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। तो ये जो पेस्ट है ये क्रॉप्स में भी हो सकता है। बेसिकली ये है क्या? छोटे मोटे इंसेक्ट्स, जो किस में हो सकता है? क्रॉप्स में हो सकता है, स्टोर्ड ग्रेन्स में हो सकता है, जो दाल चावल वहाँ पर इतने समय तक वहाँ उनके हाउसेस में स्टोर्ड रहते हैं, उसके पास भी तो पेस्ट हो जाते हैं, उसके कंट्रोल भी करना पड़ेगा। घर में भी पेस्ट हो जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स आर अ ड्रेन ऑन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या करते हैं? सॉइल का न्यूट्रिएंट भी खींच लेते हैं। जो पेस्ट होते हैं वो सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट चला गया तो वो वहाँ पर हमने पढ़ा था, जहाँ प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था 8-9 में, तो हमने पढ़ा था कि हमें वो जो सॉइल होती है उसमें से प्लांट अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, तब जाके प्रॉपर फंक्शन करता है। और अगर सॉइल के न्यूट्रिएंट इस पेस्ट ने ले लिए तो उस प्लांट को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन देगा? इट इज नॉट गोइंग टू हैव इट्स ओन न्यूट्रिएंट। तो उसके लिए भी हमें इसे जानना जरूरी है, तब तो हम इसे मार पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हम इन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को करते हैं आइडेंटिफाई, एंड द नॉलेज ऑफ देयर हैबिट्स कैन हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ देम। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको पूरी तरीके से जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो पेस्ट है, ये पेस्ट पहले तो है कहाँ कहाँ? तो क्रॉप में है, क्रॉप्स में है, क्रॉप्स के बाद स्टोर्ड ग्रेन्स में है, और स्टोर्ड ग्रेन्स के बाद और कहाँ है? हाउस होल्ड भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पेस्ट को हमें करना पड़ेगा आइडेंटिफाई। जैसे ही इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका पर्पस क्या है? टू गेट रिड, टू गेट रिड, इससे छुटकारा पाना है। इसीलिए भी हमें जानना जरूरी है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। ये पूरा का पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3-4 शब्द लिख लो, आपका काम हो जाएगा। I'll move aside, राइट, डन, ओके, नाइस। अब डिसीज कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल करने के लिए, तो डिसीज जो है वो n नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि डिसीज कॉज करने वाला कोई बैक्टीरिया हो, या डिसीज कॉज करने वाला कोई प्रोटोजोअन हो, या डिसीज कॉज करने वाला कोई वर्म हो। वर्म जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हैं वो। तो वर्म डिसीज कॉज करा सकता है। हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि फंजाई ने कराया है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, चाहे अच्छा वायरस भी हो सकता है, ये हम कैसे भूल सकते हैं, वायरस की वजह से भी डिसीज हो सकती है। तो इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इनसे छुटकारा पा पाएंगे। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई किसकी मदद से करोगे, आइडेंटिफाई करने में जो आपकी हेल्प करने वाला है वो कौन है, टैक्सोनॉमी। मतलब इसकी टैक्सोनॉमी पढ़ो भैया पहले। जैसे ही टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है। तो सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स कॉज और ट्रांसमिट डिसीज। वायरस ट्रांसमिट कर देता है। कॉमन कोल्ड एक से दूसरे को कैसे हो गया, वायरस की वजह से। यूजुअली वायरल डिसीजेस जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं एक से दूसरे में। तो ऐसे में डोमेस्टिक एनिमल, क्रॉप्स या फिर फ्रूट या फिर ट्रीज, किसी के भी थ्रू हो सकती है। हो सकता है कि हमारा जो डॉग है घर में रह रहा है या जो कैट हमारे घर में रह रही है उसको कोई डिसीज हो, तो वो भी तो दूसरों को जाके डिसीज कर सकता था। या हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डिसीज हो जाए, या फिर क्रॉप्स में ऐसा हो जाए, क्रॉप्स में ट्रैवल करके आ जाए। कभी कभी बहुत हार्मफुल एलिमेंट्स कैसे घुस जाते हैं क्रॉप में, और क्रॉप से फिर जिसने खाया तो वो वहां पहुंच गया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ के आए थे कि वो जो हार्मफुल केमिकल है वो जमा होता जा रहा है, जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा फीड कर रहा है, तीसरे के ऊपर चौथा फीड कर रहा है। तो जो टॉप मोस्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर पूरा का पूरा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो गया, वो हार्मफुल थिंग उसके अंदर जाके अक्यूमुलेट हो गई। तो वो चीज ना हो उसके लिए भी हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आई कहां से है। तो उस प्रॉब्लम को फिर से हमें रोकना पड़ेगा। ये हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है। वहां पढ़ाई कर रहे थे वो अलग बात थी, वो तो हम स्टडी करना चाहते थे। यहां हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। हमें अच्छी क्रॉप चाहिए। देखो कहाँ गया वो आपका क्रॉप, हाँ हमें अच्छी क्रॉप चाहिए, हमें अच्छे फ्रूट चाहिए, हमें एनिमल्स के साथ ढंग से रहना है क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल है, उससे हमें भी डिसीज हो सकती है। तो हम अपने पर्पस के लिए टैक्सोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं ताकि इन सब चीजों से बच सकें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंड नॉलेज ऑफ देयर नेचुरल हिस्ट्री, इनकी नेचुरल हिस्ट्री पता होना चाहिए, कैसे हैं, कहां से आए। हमें कैसे पता चला कि ये बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है, जब टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ी होगी तभी समझ में आया होगा ना कि बैक्टीरिया और वायरस बिल्कुल अलग अलग हैं। वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है। तो ये फीचर्स कहां से पता चले, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पता चले, अलग अलग टेक्सॉन से पता चले। और जब ये हमको पता चल गए है ना, जब हमें कैरेक्टर पता चल गया तब हम उसके लिए उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। दुश्मन से अगर जीतना है तो पहले दुश्मन को जानना पड़ेगा। तो ये वो जान ही रहे हैं ताकि अपने इंटरेस्ट के लिए हम इसको किल करके ठीक हो सके। ठीक, तो हमें ये सारी चीज़ों के लिए आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, नेचुरल हिस्ट्री जाननी पड़ती है, कहाँ से आया है, एंसेस्टर कौन है, क्या कैसे इवॉल्व हुआ, ये कैसे बना, और जहाँ बना था वहाँ से हमारे पास हम तक किस जरिए से पहुँचा है। क्या किसी प्लांट के थ्रू हमें ये डिसीज़ हुई, क्या किसी एनिमल के थ्रू हमें ये डिसीज़ हुई। रेबीज़ जो होती है वो एक एनिमल से और ह्यूमन बीइंग में अगर आ जाए तो ह्यूमन बीइंग मर सकता है, मर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें उससे भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए रेबीज आया कहाँ से। क्या ये रेबीज कुछ ऐसा है जो डॉग में जाके प्रिवेल कर ले, कैट में प्रिवेल कर रहा है, क्या काऊ में प्रिवेल कर रहा है, नहीं डॉग में कर रहा था। तो हमें उसका क्राइटेरिया पता चल गया ये कहाँ जाके रह सकता है, तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो हमें अपने दुश्मन को पहले जानना पड़ेगा तभी उससे जीत पाएंगे। तो जानने के लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हेल्प कर रही है। हैव हेल्प्ड इन वर्किंग आउट कंट्रोल मेजर्स फॉर देम, तो इससे हम बना लेते हैं कंट्रोल मेजर। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि डिसीजेस, पहले तो बॉडी पढ़ाई जाती है ना। जिस भी फील्ड में डॉक्टर बन रहे हो पहले तो आपको पूरी बॉडी पढ़ाई जाएगी। पूरी बॉडी के बारे में अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा का पूरा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पूरी बॉडी की आपको समझा दी जाती है। फिर पढ़ाई जाती है मेडिसिन, कि मेडिसिन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, बॉडी में कैसे वर्क करती हैं, क्या मेडिसिन का कोई हार्मफुल इफेक्ट है, क्या मेडिसिन का यूजफुल इफेक्ट है। अगर यूजफुल है मेडिसिन लेकिन थोड़ा सा हार्म पहुंचा रही है, पर ये दवाई देना ज़रूरी है, तो इसके साथ कोई और एक दवाई मिलानी पड़ेगी जो इसके हार्म को कम कर दे और ये मेडिसिन अपना काम कर पाए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है डिसीजेस क्या होती हैं। तो हर एक डिसीज़ में आप जब
एक हेल्थ के बारे में पढ़ते हो ना, हेल्थ के बारे में आपको अपने मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ नाम का एक सब्जेक्ट आएगा। तो जब आप पब्लिक हेल्थ को पढ़ते हो तो वहां पर हमारी जो मेडिसिन है वो कहती है सबसे पहला क्राइटेरिया किसी भी बीमारी से बचने का क्या होता है कि आप पहले प्रिवेंशन पे जाओ। दैट इज व्हाई इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर पढ़ो, इलाज पढ़ो, उससे पहले प्रिवेंशन पढ़ लो। तो ये प्रिवेंशन ही तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हमारा कोर कंसेप्ट क्या है? प्रिवेंट करना। कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले हम उससे बचाव करते हैं, बाद में उसकी मेडिसिन डेवलप करते हैं, कम से कम हमें हानि पहुंचे। तो वो उस चीज के लिए हमें डेवलप करना है। कंट्रोल मेजर कहते हैं, ये कंट्रोल मेजर जो है ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा जब आप कॉलेज में जाओगे। उसको कहते हैं कंट्रोल मेजर, हाउ यू कैन प्रिवेंट एनी डिसीज। किसी पर्टिकुलर बीमारी को, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, उसमें रोक कैसे सकते हैं। अगर रोक लिया तो वहां तक आपको गैप मिल जाता है ना कि आप मेडिसिन डेवलप कर सकते हो, उसके बारे में आगे जाके पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। पहले है जरूरी रोकना। अगर अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया तो फिर उस रास्ते में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि बचाव कैसे करें, रास्ते पे ही नहीं गए ना। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल मेजर डेवलप करना है। और किसी भी चीज के लिए कंट्रोल मेजर डेवलप करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है ना। और रोकथाम पता करने के लिए फीचर्स पता करने पड़ेंगे। फीचर्स कहाँ से पता चलेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से पता चलेंगे। देखो, जब आपने इसको खुद से, जितने भी 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, जितने भी ड्रॉपर्स देख रहे होंगे, क्या आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो इस स्ट्रैटेजी से पढ़ा था कि ये कितनी जगह यूज हो सकता है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा टैक्सॉन ये होता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ये होती है, एक जिंगल बना ली होगी, वो किंगडम, फाइलम, क्लास ऑर्डर याद कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नीट क्वालिफाई नहीं होता। स्ट्रैटेजी समझो। हर चीज किसी रीजन से आपको बताई जा रही है। क्यों आपको पहले किंगडम, प्लांटे, एनिमेलिया नहीं पढ़ा देते? या आप मुझे बताओ कि मैंने आपको जब डिस्क्रिप्शन दिया था कि सिलेबस क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि जो 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी दी हुई है उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। बोला था मैंने ही बोला था, ये मैंने ही आपको बताया था, और है भी, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये एनटीए ने बोला हुआ है, मेरा बोला हुआ नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले पढ़ा देते और बाद में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते? 9% का वेटेज था मैडम इसका, वो 28% का वेटेज था, वो क्यों नहीं पढ़ लिया? देयर इज अ सीक्वेंस जो जानना जरूरी। पहले ये तो जानो कि ऑर्गेनिज्म आए कैसे। अगर आप इस चीज को उस कंसेप्ट से पढ़ोगे, यू विल फाइंड इट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कितने अच्छे से हमें समझाया हुआ है कि पहले एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता क्या है, इसीलिए लिविंग वर्ल्ड पढ़ो। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर हमने पढ़ा कैसे है, क्या हमारा सिस्टमैटिक्स था, क्या क्लैडिस्टिक्स था, क्लासिफिकेशन क्या था, नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी था, नॉमेनक्लेचर कितने टाइप का था, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इट हैज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है टैक्सॉन क्या होता है, ग्रुपिंग बनाई हमने ऑर्गेनिज्म की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, 7 मेजर कैटेगरी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लोगे तो मैक्सिमम स्पीशीज को समझ जाओगे। और जब हमने ये पढ़ लिया तो अब हमें ये पता होना चाहिए हम इतना पढ़ के आए क्यों, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जरूरत क्या थी। अब आगे देखो, हर चीज इसी के बेसिस पे चलने वाली है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। डिसीज कंट्रोल बोल रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मैंने आपको बताया था जब सिलेबस ओवरव्यू दिया था कि कितनी डिसीजेस पढ़नी पड़ेंगी, हर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज पढ़ोगे। तो रोकथाम कहाँ से निकल के आई? वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, पर जानो तो कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, बेसिक्स क्या है। इसके लिए यहां पर डिसीज कंट्रोल सबको समझ में आ गया है ना। अब देखो, इसको पहले लिख लो, इतना लिख लिया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वारंटीन कंट्रोल की। क्वारंटीन का मतलब आप में से मेजरली सबको पता होगा, पर मुझे नहीं पता आप सही जानते होंगे या नहीं। तो क्वारंटीन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। क्वारंटीन का मतलब होता है, क्वारंटीन, आई विल राइट इट हियर, क्वारंटीन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि रोकना, ठीक है। अब इमेजिन करो कि कोई पैथोजन है, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है ना, मैं बार बार ये चीज बताती हूँ, भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कोई पैथोजन है जो आपको बीमारी करा रहा है, इन्फेक्शन करा रहा है, उसने तो अपना इन्फेक्शन करा दिया, और किसको कराया? आपको कराया। अगर मुझे, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, मुझे डिसीज कंट्रोल करनी है तो मुझे इस पैथोजन को और आपको अलग रखना पड़ेगा।
या फिर अगर आप दोनों मिल गए हो, आपको डिसीज हो गई है, तो मुझे आपको बाकी सबसे रिस्ट्रिक्ट करके अलग रखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? एक जगह मैंने ले लिया पैथोजन, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, समझो। एक जगह मैंने ले लिया पैथोजन, पैथोजन ने आपको कराई डिसीज, ठीक है, आपको करा दी डिसीज। तो अब मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो मैं किसको क्वारंटीन करूं, अब आप मुझे ये बताओ। मैं जब क्वारंटीन करने जाती हूं तो मैं या तो इसको क्वारंटीन करूं या तो फिर मैं इसको क्वारंटीन करूं। जिसको डिसीज हुई है या तो मैं उसको अलग रखूं बाकी सबसे कि डिसीज ना फैले, या फिर मैं उस पैथोजन को अलग रखूं कि डिसीज ना पहुंचे। और अगर मान लो कि ये दोनों एक हो गए हैं, तो फिर मुझे उस सिचुएशन में जब ये एक हो गए तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बाकी सबसे, फ्रॉम एवरीवन एल्स, फ्रॉम एवरीवन एल्स। ये नोट जब आप लिखोगे, जब ये नोट बनाओगे, तो अगर आप मुझको सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ही इसे अपने आप देख के पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। ये देखो, अपनी नोट्स की खूबसूरती होती है कि मैंने कैसे लिखा है, ये मैं ही समझ सकती हूं। मैंने क्या बोला, क्वारंटीन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मुझ में डिसीज करा रहा है तो या तो मैं उस ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करूं ताकि डिसीज आगे ना बढ़े, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल मेजर है, या फिर मैं उस डिसीज जिसको हो गई उसको कंट्रोल करूं। इसको तो छोड़ दिया, इसको रोक लिया ताकि डिसीज आगे ना पहुंचे। और अगर पैथोजन और डिसीज दोनों जिसके पास है ना, मतलब आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई डिसीज जिसको हुई है उसी को मैं रोक दूं और सेपरेट कर दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं बाकी सारे फ्रॉम एवरीवन एल्स, तो फिर मेरा क्वारंटीन मेजर काम करेगा। लेकिन रोकने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जैसे कॉमन कोल्ड होती है, वायरस की वजह से होती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वायरस जो है वो कुछ ऐसा है कि ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आ जाता है और फिर दूसरे की बॉडी में जाके पनपने लगता है, ग्रो होने लगता है और उसमें इन्फेक्शन करा देता है। तो पहले मुझे उसका कैरेक्टर तो पता हो, तब तो मैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर पाऊंगी। तो कैरेक्टर्स को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी। कौन सा फाइलम था, कौन सी क्लास थी, कौन सा ऑर्डर था, क्या कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स टू अ कंट्री मस्ट बी चेक्ड। कौन सा इंट्रोडक्शन से गलत मत समझना, इनका मतलब है कि कौन सा प्लांट या एनिमल ऐसा है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में डिसीज करा रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री में आकर डिसीज करा रहा है, उसे मुझे चेक करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्लांट या एनिमल कौन सा आया, कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ कंट्री में, उसे मुझे करना पड़ेगा चेक। This necessitates the identification of such creatures। इसीलिए हमें इन creatures को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन यानी क्या होता है, भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीशीज खत्म हो रही थी और मुझे उसके दो ऑर्गेनिज्म मिल गए, एक मिल गया मेल, एक मिल गई फीमेल, मैंने उन्हें प्रिजर्व करके रखा है। हो सकता है आगे जाकर कोई उन्हीं के जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो वो हो जाएंगे प्रिजर्व। पर उनको रखने के लिए भी मुझे जानना जरूरी है कि इनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट प्रोहिबिट्स। देखो यहां पर ये एक्ट लग गया है, कोई लॉ आ गया है, तो बायोलॉजी से टैक्सोनॉमी से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैसे एक एक्ट तक पहुंच गई, इसके लिए भी कौन जरूरी है, लिविंग वर्ल्ड का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 टाइप की जरूरी है जानना, ठीक। प्रोहिबिट्स द बैंटिंग ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कि आप कुछ एनिमल्स को बैन कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये भी। एंड दिस नेसेसिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एनिमल एंड सिस्टमैटिक हेल्प्स इन दिस वर्क। तो काम में मदद कौन करने वाला है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब इतना समझ में आया, इसको लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, फिर बाद में बोलोगे मैम हमने लिखा नहीं था, आप साइड नहीं हुए थे, लिख लो। लिख लिया, ओके। नेक्स्ट है फॉसिल स्टडी। फॉसिल स्टडी, ठीक है। फॉसिल जो होता है वो क्या होता है, रिमेन्स, डेड रिमेन्स। और जो फॉसिल है वो 2 टाइप के होते हैं। जो फॉसिल है वो 2 टाइप के होते हैं।
ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं मैडम? हमें तो बस वॉच ही मालूम है फॉसिल की, है ना? कितने लोगों को मालूम है वॉच? कितने लोग जानते हैं? वो नहीं है, उसके अलावा कुछ है, ठीक है? तो उसके अलावा क्या है मैडम? ये उसके अलावा ये है, फॉसिल एक तो डेड होता है और दूसरा लिविंग होता है। एक डेड फॉसिल होता है, एक लिविंग फॉसिल होता है। डेड फॉसिल तो मालूम है कि सालों पहले एक ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये इसमें फिश वगैरह सालों पहले मर गई किसी सी के पास में और जमीन में मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे दबी रह गई सालों साल, तो उनके डेड रिमेन्स मिल गए तो बोल दिया डेड फॉसिल। तो मैडम लिविंग फॉसिल क्या होता है? लिविंग फॉसिल होता है, मान लो कि हम 21st सेंचुरी में हैं, है ना, हम आगे जाते हैं, आगे की सेंचुरीज आती है मान लो, तो हो सकता है कि कोई 15th सेंचुरी का एक ऑर्गेनिज्म अपने उस समय के स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म एक लौता अगर जिंदा बचा हो तो वो लिविंग फॉसिल कहलाता है। यानी बहुत पुराने, अगर कोई 200 साल पुरानी दादी हैं, कोई अगर 300 साल पुराने बाबा हैं, तो वो क्या है? लिविंग फॉसिल कहलाए, क्योंकि उनके जमाने का, उनके समय का और कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा हमें नहीं मिलता। तो ये फॉसिल डेड हो या लिविंग हो, इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए भी, अब मान लो खुदाई में आर्कियोलॉजिकल स्टडी चल रही थी और खुदाई में कोई बहुत बड़ा ढांचा निकल कर आया, स्केलेटन स्ट्रक्चर निकल के आया और स्केलेटन के अलावा कुछ भी नहीं, तो उसे कैसे पहचानोगे कि वो कौन है? कैसे पता चलेगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कॉर्डेट्स था, कॉर्डेट था, नॉन कॉर्डेट था, हेमिकॉर्डेटा था, या फिर एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल था, जो भी नेचर है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पता चलेगा, चाहे वो लिविंग फॉसिल हो या डेड फॉसिल हो। तो फॉसिल सिस्टमैटिक्स इनेबल अस टू आइडेंटिफाई फॉसिल विच गिव यूजफुल क्लूज, जो हमें यूजफुल क्लू देता है, यानी कि हिंट दे देता है। एग्जाम में दोस्त हिंट दे देते हैं, पर नीट के एग्जाम में कोई हिंट काम नहीं करेगी, सबके सेट अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लू मिलने वाला है, ये कहाँ से मिलने वाला है? यहाँ मुझसे मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ के जाओगे, यहीं से सारे क्लूज मिलेंगे कि क्या लिखना है। तो यूजफुल क्लू फॉसिल के लिए जब हमें देता है, तो कौन देता है? सिस्टमैटिक्स देता है, अबाउट फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो अबाउट ऑयल एंड गैस। ना कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी, लेकिन ऑयल और गैस के बारे में भी। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब यहां पे लिखा है फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अबाउट ऑयल एंड गैसेस। ऑयल एंड गैसेस सबको पता है, पर फाइलोजेनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो फाइलोजेनी होता क्या है? सी, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज एक्चुअली नथिंग बट द डिसेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, डिसेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है? अभी बताती हूं, नहीं समझ में आया होगा। इट इज द डिसेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब कि एक कॉमन एंसेस्टर से, अगर मान लो, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉमन एंसेस्टर रहा, या कॉमन नहीं भी बोले अगर हम इसे, तो हम ये बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि इसके पास जो भी एंसेस्टर था, इसका एंसेस्टर था, उससे ये आज के जमाने का ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज कैसे डेवलप हुई है। जब इसकी पढ़ाई करते हैं तो उसे कहते हैं फाइलोजेनी। डिसेंट मतलब कहां से नीचे उतर के आया है, कौन था इसका पूर्वज, तो डिसेंट ऑफ स्पीशीज देखा जाता है तो बोलते हैं फाइलोजेनी। ऐसे ही ना कि सिर्फ स्पीशीज का, बल्कि जीन्स का भी डिसेंट देखा जाता है। कौन से प्रेजेंट, कौन से प्रिमिटिव जीन्स थे जिससे ये नया जीन का फॉर्म बन के आया है, तो वो भी फाइलोजेनी में आता है। और अगर हमें फॉसिल मिल जाए तो फॉसिल जो है वो कहां से निकल के आया है, उसकी स्पीशीज के बारे में, तो वो फाइलोजेनी कहलाई फॉसिल की, और जीन की फाइलोजेनी कहलाई। तो अगर हम ये पढ़ने लगे तो इसके लिए भी हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को पता करना पड़ेगा, और यूज ये हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। हमेशा दुनिया में बहुत सारे ऐसे नए ऑर्गेनिजम्स रोज डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स नए डिस्कवर होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते कैसे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को यूज करके। सी,
सिस्टमैटिक्स ऑल्सो इनेबल अस टू आइडेंटिफाई न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स, को पहचानने में मदद करता है। सर्टन ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। देयर अकरेंस गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ पाओ, बस इतना सा 2 लाइन में समझ लो कि जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स बन के आ रहे हैं वो डेली डिस्कवर हो रहे हैं। अब डेली डिस्कवर हो रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हेल्प करेगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर प्रोटोजोअन कॉलीपेडियम इंडिकेट्स, प्रोटोजोअन कॉलीपेडियम है एक जो इंडिकेट करता है कि वाटर में पोल्यूशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है पहले इसको पढ़ो, तब जाके इसके कैरेक्टर समझ में आएंगे, तब यूटिलिटी हो जाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की और हम नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लेते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखा हो, आप लिख सकते हैं इसे, ठीक। अब बात आती है कि मैम हमने ये तो पढ़ लिया कि टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। कभी पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, कभी अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं क्वारंटीन कर दिया था, कहीं पेस्ट कंट्रोल कराया, कहीं फॉसिल की स्टडी करी, और कहीं पर हम अपने अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ने के लिए यूज कर रहे थे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने हर बार बोला कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जानना पड़ेगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम जानते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूं। और जब भी मैं कोशिश करती हूं आपको एग्जाम्पल दूं तो अपनी बॉडी से रिलेट करके मैं एग्जाम्पल देती हूं। तो ह्यूमन बीइंग्स का ही पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रही हूं, ठीक है, जिससे आपको, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज तो था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ह्यूमन को जानना पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमंस की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या होता है। अंडर दी हेडिंग्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, जो कि हमारी 7 मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक जगह हमने कैटेगरी ले ली, एक जगह हमने उसका ग्रुप का नाम रख दिया यानी कि टैक्सॉन रख दिया, और एक जगह कैरेक्टर्स रख दिए। आइए एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। तो जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, आई विल यूज दिस कलर टू राइट, जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो कैटेगरी हमारी होती है एनिमेलिया, कैटेगरी होती है एनिमेलिया, एनिमल्स, ठीक है। उसमें से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने एक एनिमेलिया ग्रुप के अंदर रखा है वो क्या क्या है, तो वो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स की बनी है। दूसरा कैरेक्टर होता है हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है द वन हु फीड्स अपॉन समवन एल्स। एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना खाना लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्लास 10th में न्यूट्रिशन वाला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जब पढ़ा था तो वहां हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ पढ़ा हुआ है हमने। तो हेट्रोट्रॉफ जो फीचर है, जो कैरेक्टर है, वो कहां पर कंसिडर किया जाता है, किंगडम में, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स को कंज्यूमर बोलते हैं। देखो, हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर चीजों को, रिसोर्सेज को बनाने वाला, जैसे कि प्लांट वो अपना खाना बना रहा है, वो प्रोड्यूसर है। उसके ऊपर जितने भी लोग फीड कर रहे हैं यानी खाना खा रहे हैं, वो सब कंज्यूमर हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो एनिमेलिया का फीचर है वो है हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर। नेक्स्ट है ऑफन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। मोटाइल ऑर्गेनिज्म मतलब मूव करने वाले ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। ये अगर मैं यहां ना भी बताऊं तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जब किंगडम डिवाइड किया गया प्लांट का और एनिमल का, तो सबसे बेसिक फीचर सेल में जो देखा गया वो क्या था, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन दी एनिमेलिया एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन दी प्लांट्स। ठीक, तो ये हो गया, हम जब हमने ह्यूमन बीइंग को डिफाइन किया तो वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और उनके ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, ये आपने पढ़ा हुआ है। देखो कितनी आसान चीजें थी, पर हम डर रहे थे, हमने उसको कोशिश ही नहीं करी पढ़ने की। नाउ क्लैरिफाई द पिक्चर इन योर माइंड। नेक्स्ट आता है कि इसका सब किंगडम क्या है। हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स का सब किंगडम भी होता है, और अगर मैं यहां पर कंसेप्ट लगाऊं तो किंगडम मेरा ऑब्लिगेट कैटेगरी है, लेकिन सब किंगडम मेरा इंटरमीडिएट कैटेगरी है। इंटरमीडिएट कैटेगरी यानी कि किंगडम का एक और ग्रुप, तो वो ग्रुप होता है यूमेटाजोआ।
यूमेटाजोआ उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से लेके एनस तक, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जहां पर लिवर और पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस, ये पूरी चीजें अगर इन्वॉल्व हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल दिया। ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन सिस्टम्स यानी कुछ ऑर्गन्स ने मिलके सिस्टम बना रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पूरे के पूरे सिस्टम्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गन सिस्टम। लेकिन अब आप यहां पर समझना हमें क्या है कि जब किंगडम बोला गया और ये कहा गया कि किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, तो हाँ बिल्कुल, मल्टी सेल्यूलर तो डॉग और कैट भी है, हेट्रोट्रॉफिक तो डॉग और कैट भी है, सेल वॉल तो उनमें भी नहीं थी। अब अपन और ज्यादा डीप में गए और कुछ कैरेक्टर्स निकाल के ले आए, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तो उनमें भी थे, तो हमें और डीप जाना पड़ेगा। तो हम पढ़ने लगे फिर कि फाइलम क्या है, तो फाइलम हमारी थी कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिसके जीवन काल में एक बार कम से कम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। डॉर्सली यानी कि पीछे के पोर्शन में, डॉर्सल पोर्शन, ये वेंट्रल पोर्शन, डॉर्सली बैक साइड में अगर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है, तो हम उसे, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। तो देखो, नोटोकॉर्ड एंड विसरल पाउचेस इन द एम्ब्रियो, हो सकता है नोटोकॉर्ड के पाउचेस बने हुए सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट थे, या एम्ब्रियो में नहीं तो कभी मैंने कहा था जीवन काल में एक बार, तो हो सकता है एम्ब्रियो के बाद, डेवलपमेंट के बाद। तो डॉर्सल हॉलो ब्रेन और नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम ह्यूमंस की बात ही कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में पूरा जीवन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, यानी रीढ़ की हड्डी है, और ब्रेन है, दिमाग है। यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है तो दिया तो है, और जब मिल गया है, जब इतने ब्लेस्ड हैं, तो क्यों यूज नहीं करते, क्यों कुछ अच्छा नहीं कर लेते, क्यों कुछ बहुत अच्छा गुजरने की चाहत नहीं होती है, होती है। इतना अच्छा कैरेक्टर मिला हुआ है, फाइलम डिफाइन कर दिया उसने, कॉर्डेटा, अब क्या चाहिए। अब इसमें भी फाइलम जो था वो मेरा ऑब्लिगेट कैटेगरी, अगेन आई हैव एन इंटरमीडिएट कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज सब फाइलम। सो वी हैव सब फाइलम जो कहलाती है वर्टिब्रेटा यानी कि क्रेनिएट्स, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएट्स, क्रेनिएट यानी कि जिसके पास क्रेनियम हो, दिमाग को ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम, क्रेनियल कैविटी प्रेजेंट है। तो सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम, हमारे पास वर्टिब्रा में सेगमेंट्स हैं, हिस्से हैं। कभी अगर स्केलेटन देखोगे, अभी कॉलेज में जाके तो देखोगे ही, पर वैसे भी फोटो वोटो में देखा होगा, बुक में देखा होगा, तो वहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड दिखती है। तो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पास, कॉलम में अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियम अराउंड द ब्रेन, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड के पास वर्टिब्रल कॉलम, जिसने बाहर से बोनी कवर लगा रखा है, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है ये तो, ठीक है, ब्रेन वाइटल ऑर्गन है। फिर आता है इसमें सेक्शन, तो सेक्शन इसका है ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथो का मतलब, ग्नैथा मतलब होता है जॉ, तो हमारे मुंह में हमारे पास जॉस प्रेजेंट है, ऊपर वाला मैक्सिलरी जॉ, नीचे वाला मैंडिबुलर कहलाता है। ध्यान रखना, इसको लिख के रख सकते हो कहीं पे, ठीक है, कहां लिख दूं मैं, यहां लिख देती हूं, जॉज। अपर जॉ को बोलते हैं, अगर अपर जॉ है तो उसको बोलते हैं मैक्सिला, याद करना शुरू करो, मैक्सिला। और लोअर, अब कॉलेज में जाके तो यही सब पढ़ना है, अभी से क्यों नहीं थोड़ा याद रख सकते, मैक्सिला, और नीचे वाला होता है मैंडिबल। तो हमारे पास जॉस प्रेजेंट है, तो हमने बोला ग्नैथो, ग्नैथा मतलब जॉ, स्टोमेटा मतलब, स्टोमा मतलब कि मुंह, तो ग्नैथोस्टोमेटा, मुंह में जॉ प्रेजेंट है, माउथ सपोर्टेड बाय जॉज, जो मैंने आपको दोनों टाइप के बता दिए। नेक्स्ट आता है सुपर क्लास, अगेन एन इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोड्स, टेट्रा का मतलब होता है चार, और पोड का मतलब होता है पैर, टेट्रा मतलब चार, पोड का मतलब होता है लेग्स, तो हमारे पास भी तो चार लिम्स हैं, दो हाथ हैं और दो पैर हैं, तो हम टेट्रापोड हो गए। तो 4 लिम्स आर प्रेजेंट, आर्म्स एंड लेग्स, ये भी क्राइटेरिया है। अब मैं कहूं अगर आर्म्स और लेग्स, तो डॉग और कैट के पास भी तो 4 ही थे, टेट्रापोड तो वो भी थे,
बिल्कुल थे। तो और कैटेगराइज करा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि क्लास हमारा मैमेलिया है। मैमेलिया का मतलब होता है वो ग्रुप जिसके शरीर में स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिव फीचर विच प्रोड्यूसेस मिल्क। ठीक है, तो हेयर प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है और वाइवी पैरी शो कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म कहाँ डेवलप हो रहा है? फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, एग देने वाला ओवी पैरी, जन्म देने वाला वाइवी पैरी। ठीक है, तो जन्म दे देते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट कैटेगरी, मतलब कि हमारा सब क्लास। तो सब क्लास है हमारा थीरिया, मतलब यंग वंस बोर्न अलाइव फेड ऑन मिल्क। जिंदा यंग वन पैदा होता है तो उसको मिल्क के ऊपर फीड किया जाता है जो मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए मैमेलिया है। ठीक है, तो मैम ये तो कैट और डॉग भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, तो और ज्यादा पढ़ो और ज्यादा देखो। अब इंटर क्लास क्या होती है? यूथेरिया। तो ट्रू प्लेसेंटा है, प्रोलॉन्ग्ड इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट होता है। ट्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? एक वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म मदर के वूम में यूटरस के अंदर रहता है और डेवलप होता है। इंट्रा यूटराइन डेवलपमेंट यानी यूटरस के अंदर होने वाला डेवलपमेंट। और कहां से चालू होता है? जाइगोट बनने से, फर्टिलाइजेशन से चालू होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है। जाइगोट मतलब 2 सेल स्टेज। अब ये उनको समझ में आएगा जिनने 11th में मुझसे पढ़ा हुआ है, नहीं समझ में आएगा मैं आगे इस चीज को फिर पढ़ाऊंगी जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। पहले जाइगोट बनता है, 2 सेल का स्ट्रक्चर, फिर उससे सेल डिवाइड होता चला जाता है। ये तो सबको मालूम है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन होने से नए सेल्स ऐड होते हैं, सेल डिफरेंशिएशन होने से वो सेल्स जो हैं वो मिल मिल के टिश्यू ऑर्गन इस तरीके से डिफरेंशिएट करके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो सेल डिवीजन चल रहा था, 2 सेल बने, 4 सेल बने, 6 सेल बने, 8 सेल बने, पूरी बॉल बन गई सेल्स की, मॉर्यूला कहलाई। फिर एक कटोरी जैसी बन गई सेल की, ब्लास्टुला कहलाई। फिर और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ओपन पोर बन गया जो एनस और माउथ बनाएगा, तो वो गैस्ट्रुला कहलाया। इतना पूरा डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन सिस्टम दिखने लगे, तब जाके ऑर्गेनिज्म बना। पूरा डेवलपमेंट यूटरस के अंदर हो रहा था, तो इंट्रा यूटराइन डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब है हमारी उंगलियों के ऊपर नेल्स प्रेजेंट है, ये प्राइमेट का कैरेक्टर है, प्राइमेटा का। तो नेल्स ओवर डिजिट्स, डिजिट्स मतलब उंगलियां। विजन अक्यूट, पावर ऑफ स्मेल पुअर। अब एक डॉग की पावर ऑफ स्मेल ऑब्वियसली कितनी अच्छी होती है, कितनी स्ट्रांग होती है, क्या हम उससे कंपेयर कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेंस है स्मेल का, सेंस ऑर्गन पूरे हैं, सेंसिटिविटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस। ये तो हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था, तो वो तो है। विजन भी है, ठीक है, अक्यूट विजन है। अब उसके बाद सब ऑर्डर, सब ऑर्डर है आर्थ्रोपोडिया और ऑर्थ्रोपोडिया, मतलब सिर हमारा राउंडेड है, फेशियल मसल्स हैं जो इमोशंस शो करती हैं, हंसते हो, रोते हो, अपने फेस के एक्सप्रेशंस चेंज करते हो, तो वो चेंज कैसे हुए, रिंकल्स कैसे आए, गुड रिंकल्स एंड बैड रिंकल्स, हंस रहे हो वो वाले अच्छे रिंकल्स, स्माइली कैसे बनाते हो, हमेशा स्माइली ऐसे ही बनाते हो, तो ये ऐसा किसने किया? मसल्स ने किया। हंसाया किसने? मसल्स ने। रुलाया किसने? मसल्स ने। तो मसल्स पूरा काम कर रही है, राउंडेड हेड्स है, तो ऑर्थ्रोपोइडा बोल दिया। फिर आता है फैमिली, क्या है? होमिनिडे। होमिनिडे में कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इरेक्ट पोस्चर होता है बॉडी का, ठीक है, स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर होता है, फ्लैट फेस होता है, ठीक है, ऐसे कहीं निकला हुआ नहीं है। हाँ, अगर कोई मान लो किसी का रेट्रूडेड या प्रोट्रूडेड यानी आगे निकला, अंदर निकला, मैक्सिला मैंडिबल है, तो उसका डिजाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो प्लेन ही, फ्लैट फेस होता है। बाईपेडल गेट, बाई मतलब 2, पेडल मतलब पैर, तो 2 पैरों पे चलने वाली, गेट यानी वॉकिंग। ये कुछ नया है, इसको लिख लेना, गेट का मतलब होता है वॉकिंग। तो बाईपेडल गेट होती है, 2 पैर पे चलते हैं। अब डॉग और कैट से अलग हो गए, वो तो 4 यूज करके चल रहे थे। देखो ऐसे डिफरेंशिएशन आता है, ऐसे कैरेक्टर्स बदलते जाते हैं विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो बाईपेडल गेट हो गई, 2 पैर पे चल रहे हैं। बाइनोक्यूलर कलर विजन, बाइनोक्यूलर कलर विजन का मतलब होता है हम एक ही आंख से पूरा क्यों नहीं देख लेते, हमें 2 आंख क्यों दी गई है। आधे कलर्स ये वाली आंख से दिख जाते हैं, आधे कलर ये वाली आंख से दिख जाते हैं, अपना अपना इनका यूज होता है। पर अब आप कहोगे मैडम एक आंख से भी दिख सकता है मुझे, तो आप एक आंख से पढ़ाती हुई भी दिख रही हो। हाँ बिल्कुल दिख रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, एक आंख से भी दिखेगा। तुम तो कॉम्प्लेक्स बॉडी के ऑर्गेनिज्म हो यार, ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं दिखेगा। बट
एक्चुअली में हमें बनाया ऐसा गया है, हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हमारे पास दो बाइनोक्यूलर यानी कि दो आंखों का विजन है, जिनका बेसिक मुद्दा ये था कि जब दो आंखें दी गई, जब ये दो आईज बनाई गई, तो बेसिक मुद्दा ये था कि आधा कलर तुम देखोगे, आधा कलर तुम देखोगे। विजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिनिमम हैम्पर करता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक। तो बाइनोक्यूलर कलर विजन है। आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स, हाथों को टेप से नापो और फिर पैरों को नापो तो आर्म्स छोटे मिलेंगे, लेग्स बड़े मिलेंगे। कैट और डॉग में तो सब एक जैसे ही मिलते हैं, उतनी ही हाइट के होते हैं, तभी तो वो चल पा रहे हैं। हमारी तो बाइपेडल गेट है ना, तो पैर हमारे लंबे हैं, हाथ हमारे छोटे हैं। ये कैरेक्टर हमारी होमिनिडी फैमिली का है। फिर हमारा जीनस होता है होमो। होमो मतलब लार्ज ब्रेन, बड़ा ब्रेन है, स्पीच है, हम बात कर सकते हैं, और लॉन्ग चाइल्डहुड होता है। क्या कैट और डॉग बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर वॉइस है, बस वो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यू कैन टॉक, यू कैन प्रोनाउंस, यू कैन स्पीच, यू हैव द पावर टू स्पीच। तो आप बात कर रहे हो, वो एक कैटेगरी किसमें आती है? होमो में। लार्ज ब्रेन है और चाइल्डहुड का समय लंबा होता है। डॉग और कैट को नहीं देखा कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। घर में लाए, बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक कोई पपी था, बहुत प्यारी क्यूट सी कोई किटन थी, समझ ही नहीं आया कितनी बड़ी हो गई। वो जो फेस था वो बहुत जल्दी चला जाता है। बट ह्यूमंस में लॉन्ग चाइल्डहुड होता है। फिर स्पीशीज, स्पीशीज होती है सेपियंस। हाई फोरहेड होता है, ये फोरहेड हमारा बड़ा होता है। प्रोमिनेंट चिन होता है, चिन निकली हुई दिखती है। बॉडी हेयर कम हो गए। जब हम अपनी स्पीशीज में आए तो किंगडम से चले थे तो बॉडी हेयर थे, फिर हम आए उसमें मैमेलिया में तो भी बॉडी हेयर थे, तो बहुत सारे बॉडी हेयर हुआ करते थे। लेकिन जब हमारी स्पीशीज पे आए तो हेयर्स जो है वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे करते हो अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने समझ लिया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज कैसे होती है और कहां पर यूज होती है। ठीक, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग्स का बताया, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का पूरा ग्रुप, पूरा टेक्सॉन फॉर्म करा जाता है। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को लेकर मैं आपसे मिलूंगी। जितने भी कंसेप्ट्स अभी तक पढ़ाए हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अच्छा, एक चीज, अब आप मुझसे बोलोगे मैम हमने वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप बीच में आ जाते हो। लो, पहले इसको लिख लो। लिख लिया? अब इसको भी लिख लो। लिख लिया? ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर डन विद दी टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़ के रखना है और आपकी पढ़ाई अच्छे से सीक्वेंस में चलती रहे। इसलिए कभी भी ये मत भूलना कि अपनी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उस पर ज़रूर विजिट करना। बीच में कोई लेक्चर, कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। वैसे तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो उस पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ सीक्वेंस में अरेंज्ड है, कहीं भटकना नहीं है। मुझे पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 2 नहीं मिल रहा, इसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज ऑल्सो आपकी सुविधा के लिए इन सारे वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल कराया गया है। टाइप करो www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का आपको पेज मिलेगा। ठीक है, तो उस पेज पर नीट पे जाओ, हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पे क्लिक किया, वॉच नाउ पर गए तो ऐसे पूरा वो खुल जाएगा डिस्क्रिप्शन, क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें पूरा डिस्क्राइब है। उसके बाद वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके नीचे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उस पर वॉच नाउ क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरह आपके सामने प्ले होने लगेगा। क्लियर हो गया? तो आप इससे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। डीपीपी अवेलेबल हैं, इसीलिए अपने वर्चुअल ग्रुप में जाकर के शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर नहीं किया है अभी तक तो अभी करो, ताकि सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिले, आपके साथ कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। लाइक ज़रूर कर देना, तभी मेरा और आपका इंटरेक्शन बनेगा, मुझे तभी पता चलेगा। और जब तक आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करोगे कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? मैं हूं आपके साथ, किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी, यू कैन इंटरेक्ट विथ मी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। शेयर करो अपने सारे फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ, छोटे जो आपके भाई बहन हैं जो एस्पायर करते हैं टू बिकम अ डॉक्टर, उनके साथ भी शेयर करो। लेट देम नो दी बेसिक्स, कुछ तो सीखेंगे। और वो चीज़ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप किसी की उस जर्नी का हिस्सा आप भी बन सकते हो। That's it. And the most important thing of the day is that
मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आपको मिल रहा है 100% फ्री कोर्स फॉर नीट, दैट टू ऑनलाइन। घर में बैठ के कुछ नहीं करना, किसी बुक के पीछे नहीं भागना, किसी चीज की चिंता नहीं करना, सिट बैक, रिलैक्स, स्टडी, दैट्स इट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।